हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमा जेआरएफ मंत्रा पे। मेरा नाम है हेमा सोनी और आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज की पहली वीडियो जो है वो डालने जा रहे हैं। अभी तक हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज के अलावा 2 वीडियोस डाल चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो था वो यूनिट 1 का हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और दूसरी वीडियो जो थी वो थी हमारी हिंदी के भाषिक स्वरूप। और कल जो हमारी वीडियो होगी वो भी पीवाईक्यू पर होगी। उसके अलावा जो है अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं सुबह जो है वो इसकी हिंदी की पेपर 2 की वीडियो डालूं और शाम को जो है वो पीवाईक्यू की वीडियो डालूं। ठीक है, थोड़ा समय मेरे पास एक बार कम चल रहा है, वरना मैं शायद दोनों वीडियो सही टाइम टू टाइम डाल देती, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं यूज टू भी नहीं हुई हूँ इन चीज़ों के। थोड़ा सा मेरे को समय जो लग रहा है वो है, ऊपर से शेड्यूल भी थोड़ा बिजी है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा और जैसे जैसे मैं इन चीज़ों से यूज टू होती जाऊंगी, वैसे वैसे क्या करेंगे हम इन चीज़ों को कंटिन्यू और एक दिन में 2 वीडियो का करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि जैसे यूज टू होते जाएंगे, ओब्वियसली एक दिन में जब 2 वीडियो जाएंगी तो कंटेंट भी हमारा धीरे धीरे अपने आप ही खत्म भी होता जाएगा और साथ के साथ ही हम अपनी वीडियोस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आप सबका आज की हमारी पीवाईक्यू सीरीज की पहली वीडियो। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम जो है वो सोल्ड पीवाईक्यू करने वाले हैं, और जिसके अंदर हम करने वाले हैं 10 इयर्स पीवाईक्यू। ठीक है, 10 इयर्स पीवाईक्यू में हम 2015 से लेकर 2025 जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है जून वाला, वहां तक के पीवाईक्यू जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 2015 का पहला पीवाईक्यू, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, शुरू करें। तो देख अगली स्लाइड में देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट का 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र। कल तृतीय होगा, फिर 2015 की जो है वो क्योंकि जो है वो 4 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो 4 शिफ्ट 2000 में, जैसे जून में 2 शिफ्ट थी और दिसंबर में 2 शिफ्ट थी, तो उन के चारों जो है वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं और उन चारों क्वेश्चन पेपर को हम अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2015 वाली द्वितीय प्रश्न पत्र वाली जो सीरीज में जो पहला पीवाईक्यू करने वाले हैं, इसके अंदर 50 क्वेश्चन ही है, इसलिए ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं होगी, ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि हम सोल्व करते हुए चलेंगे तो ऑब्वियसली बोरिंग तो होना ही नहीं, और जिन बच्चों को पढ़ना है उनको अपनी क्लासेस कभी बोरिंग नहीं होती। तो इसके अंदर आता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इसमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? किसको माना है राहुल साकृत्यायन ने? सरहपाद को माना है। ठीक है, सरहपाद को राहुल साकृत्यायन की तरह याद कैसे करें? मैंने ऐसे किया था, सा स, मतलब मैंने जो है वो वर्ड्स मैच कर लिए थे, साकृत्यायन से सरहपाद। राहुल साकृत्यायन ने किसको माना? सरहपाद को माना। सरहपाद की जो है वो समय क्या था? 8वीं सदी था। ठीक है, याद रखने योग्य चीज है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीजें जो हैं वो स्वयंभू को किसने माना था? स्वयंभू को था स्वयंभू को माना था रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, और पुष्यदंत को माना था शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत को किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत को पुंड कवि भी कहा जाता है। ठीक है, पुंड भी कहा जाता है और पुष्प भी कहा जाता है, पुष्य भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा रही बात गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ जो है वो हठयोगी थे। ठीक है, इसको हिंदी का पहला कवि नहीं माना जाता। हठयोगी जो है वो ये थे। और इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं, जैसे रामकुमार वर्मा ने शंभू को माना, सरहपाद को राहुल साकृत्यायन ने माना, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने माना, गोरखनाथ हठयोगी थे। तो इनका कोई सोर्स इसके अंदर मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा एक व्यक्ति और थे, उनका नाम इसमें दिखा रहे हैं, सभी जानते हैं हम, गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त जो है इन्होंने माना शालिभद्र सूरी को। ठीक है, आप इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने माना शालिभद्र सूरी को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारे HPDG हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना अब्दुल रहमान को। ठीक है, अब्दुल रहमान को माना, और रामकुमार वर्मा का हो ही गया। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना? पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि जो है वो माना। ठीक है, आगे आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो संदेश अड़ऊ सभी तरऊ पई मई कहणु न जाई, जे कालांगुली मुदड़ऊ सो बहाड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के
रचनाकार कौन है, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, अधैर्मान है। ठीक है, अधैर्मान जो है ना, ये जो हमारे अब्दुल रहमान है, इन्हीं का दूसरा नाम। अब्दुल रहमान जो है, इन्हीं का जो है वो दूसरा नाम माना जाता है। और इसके अलावा ये प्रथम मुस्लिम कवि थे, अब्दुल रहमान जो थे ना, ये ऐसे प्रथम मुस्लिम कवि थे जो हिंदी के थे, प्रथम मुस्लिम हिंदी कवि। ठीक है, प्रथम मुस्लिम हिंदी कवि जो है वो इनको माना जाता है। और इनकी रचना कौन क्या थी अब्दुल रहमान की? अब्दुल रहमान की रचना थी संदेश रासक। ठीक है, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी? संदेश रासक थी। देखो आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, मेरे को पता है कि जब मैं बुक में देख के आपको कुछ करवा रही हूँ तो वो थोड़ा सा दृष्टिगोचर भूल भी आपको दिखेगी और थोड़ा सा आपको लगेगा ओल्ड सा भी लगेगा। मुझे पता है आपको हो सकता है ये भी लगे कि मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ। देखिए लेकिन एक छोटी सी चीज है कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस के सोल्ड यहाँ पे आगे रख देती तो एक तो क्लास बहुत बोरिंग हो जाती। कैसे कि मैं क्या करती, क्वेश्चन करती फिर उसको पढ़ती, तो आपको ये लगता कि ये तो बस क्या कर रही है, नॉर्मली इसको पढ़ रही है तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो जाता। सेकंड ये हो जाता कि स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो जाती। थर्ड ये हो जाता क्लास बहुत लंबी जाती है। अगर क्लास पीवाईक्यू की बहुत लंबी जा रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो धीरे 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 उस पर गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ एक चीज मैं ध्यान रख लूंगी भाई, अभी मैं जब पीवाईक्यू को थोड़ा सा रुक जाऊंगी। और ये चीजें, ये रुकने वाला भी मेरे को पॉइंट जो है ना, मैं सोच रही हूँ अभी फॉलो ना करूँ। क्यों ना करूँ? क्योंकि ये मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, जब कभी इतने सब्सक्राइबर मैं गेन कर लूंगी और जब धीरे धीरे चीजें सेट हो जाएंगी ना, उसके बाद में ये चीजें लाइव करानी स्टार्ट कर दूंगी। जब लाइव करनी मैं स्टार्ट करूंगी तो उसके अंदर क्या करेंगे, रुकेंगे थोड़ा सा, आपके आंसर्स लेंगे। उसके बाद जो है गेट आंसर्स करने के बाद ही हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके चलती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड कि ये किसकी इन पंक्तियों की रचना कौन करना है? अधैर्मान। अधैर्मानी अब्दुल रहमान का दूसरा नाम है। इनकी रचना है संदेश रासक। और ये ऐसे प्रथम मुस्लिम कवि थे जो हिंदी के लेखक थे, हिंदी के कवि थे, यानी प्रथम मुस्लिम हिंदी कवि। ठीक है, इनके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसका है? ये कथन कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा है, सबको पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उनको भी पता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कब था? 1929 में लिखा था। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा गया था रामचंद्र शुक्ल के अंदर। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इस लाइन का प्रयोग किया। बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बोली गई है। और रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। इनके द्वारा की गई कोई भी बात जो है वो एक बार अगर इन्होंने लिख दी और वो छप गई अगले दिन पत्रिकाओं के अंदर, ऐसा सिस्टम था। ठीक है, तो और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं थी, कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं हम। एक तो थी खालिक बारी। ठीक है, और उसके अलावा थी नूह सिपर। ठीक है, ये कुछ रचनाएं थी, खालिक बारी, नूह सिपर और आशिक। ये कुछ रचनाएं किसकी मानी जाती है? हमारे अमीर खुसरो की मानी जाती है। और उसके अलावा इनकी पहेलियां, मुकरियां, ये तो प्रसिद्ध हैं ही और हमारे उसके अंदर भी लिखी गई है। और एक अमीर खुसरो को एक बात बोली गई है, वो बोली गई है कवियों का राजकुमार। कवियों का राजकुमार। ठीक है, ये बात बोली किसके द्वारा गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने कवियों का राजकुमार कहा है। किसको कहा है? अमीर खुसरो को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ की निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तुलसीदास रचयिता नहीं है हनुमत चरित। ठीक है, हनुमत चरित जो है ना, इसके रचयिता है रायमल पांडे। रायमल पांडे। और इसके अलावा वैराग्य संदीपनी के भी तुलसीदास है, कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास है, और पार्वती मंगल जो है वो भी तुलसीदास के द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। ये कथन किसका है? ये कथन है विजय देव नारायण शाही का। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यानी संत वगैरह जो है ना वो बाद में, पहले कवि माना है इसको। किसने माना है? विजय देव नारायण शाही ने। विजय देव नारायण शाही के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो ये क्या थे? ये थे नई समीक्षा के समीक्षक थे। बस नई समीक्षा से विजय देव नारायण को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नई समीक्षा। नई समीक्षा के क्या थे? ये समीक्षक, समीक्षक या फिर आलोचक भी हम कह सकते हैं। ठीक है,
समीक्षक और आलोचक एक ही चीज होती है, कंफ्यूज कभी नहीं होना। ठीक है, उसके अलावा बस उसके अलावा एक है ना पद्मावत रचना, आप सबकी सुनी हुई है, किसके द्वारा रची हुई है? जायसी के द्वारा। पद्मावत रचना जो थी ना जायसी के द्वारा, इसको विजय देव नारायण शाही ने ट्रेजिक कृति का है, ट्रेजिक कृति। ठीक है, ट्रेजिक कृति जो है वो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आगे देखिए, जसोदा का कहूं हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मों पे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है चतुर्भुज दास। ऑप्शन, एक तो ना ये कैमरा पता नहीं कैसे लॉक हो जाता है एक जगह पे, और फिर चलिए जो भी है हो गया। हाँ, तो इसके रचयिता है ऑप्शन 4, क्या है? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास इसके माने जाते हैं रचयिता। चतुर्भुज के जो प्रमुख ग्रंथ है वो देख लीजिए। चतुर्भुज दास के प्रमुख ग्रंथ, एक तो इसमें कहा गया है भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप, दूसरे हैं द्वादश विजय, नहीं द्वादश यश, हितजू को मंगल, हितजू को मंगल, और चतुर्भुज कीर्तन। एक बात और हमको ध्यान रखनी है इसके अलावा चतुर्भुज दास के द्वारा, कि ये किसके थे? कुंभन दास के पुत्र थे। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि ये किसके पुत्र थे? कुंभन दास के पुत्र थे, और विठलनाथ नाम के एक व्यक्ति थे, विठलनाथ, उनके ये शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे? विठलनाथ। ठीक है, इनके गुरु थे विठलनाथ, और पिता जो कौन थे? कुंभन दास। ये बात हमको याद रखनी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चले। 17वां, अधर मधुरता। अधर अधर मधुरता, कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिकता और। यानी कि अधरों की मधुरता, और समस्या के कठिन समस्या के अंदर भागना नहीं होता, और तीक्ष्णता त्योर, त्योर यानी कि आंखों में तीक्ष्णता जिसके दिखाई दे, और जो कविता के अंदर रस की परिपक्वता को जाने, वही एक रसिक कहलाते हैं। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? किस आचार्य ने किया है? भिखारीदास ने किया। ठीक है, काव्य रसिक को प्रभावित, यानी कि जो काव्य के रसिक होते हैं, काव्य का रस लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी जो है वो क्या परिभाषा होती है, वो किस प्रकार के होते हैं? तो उनके अधूरापुर मधुरता होती है। ठीक है, कठिन से कठिन जो है उन चीजों को भी पहचान लेते हैं, और उनकी त्योरियां, त्योरी यानी आंखों के अंदर उनकी तीक्ष्णता होती है, पहचान लेते हैं उसी टाइम सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठीक है, और रस कवित परिपक्वता, जाने रसिकता होती है। रस, कविता के अंदर जो रस है उसकी परिपक्वता रसिक के अलावा और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, भिखारी दास के द्वारा ये बोला गया, और इनका एक ग्रंथ है काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय है ये, इस काव्य निर्णय से, काव्य निर्णय के इनके ग्रंथ के द्वारा लिया गया है। उसके अलावा भिखारी दास के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अन्य ग्रंथ है रस सारांश, रस सारांश, उसके अलावा है छंदार्णव पिंगल। ठीक है, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, और शब्द नाम प्रकाश कोश। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, शब्द नाम प्रकाश। ठीक है, शब्द नाम प्रकाश कोश। ठीक है, ये कुछ ग्रंथ है काव्य निर्णय, रसरान, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय। और ये ऊपर जो अधर मधुरता, कठिनता कुछ जो लिखा हुआ है, इसके द्वारा लिखा गया है काव्य निर्णय, भिखारी दास के द्वारा लिखा गया है अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में। और अन्य ग्रंथ है रसरान, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय और शब्द नाम प्रकाश कोश। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीति मुक्त के नाम से ही आप समझ जाइए कि रीति मुक्त कविता की जो विशेषता है वो है स्वच्छंदता। रीति मुक्त, रीतियों से मुक्त, नियमों से मुक्त, तो क्या होगा? स्वच्छंदता होगी, निर्व्यक्तिकता जो है वो छायावाद की विशेषता है। ठीक है, निर्व्यक्तिकता। और ऐतिहासिकता, मान लीजिए आपकी जो बिल्कुल शुरू में जैसे गुप्त जी के समय में जो लिखी गई,
ठीक है। और उसके अलावा सामाजिकता जो है वो हमें मिलती है नई कविता के अंदर। ठीक है, सामाजिकता में माफ कीजिए, सामाजिकता नई कविता के अंदर नहीं मिलेगी हमको, सामाजिकता मिलेगी हमको प्रसाद युग में। ठीक है, प्रसाद प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग इसलिए कहानियों का युग तो नहीं मानते थे, प्रसाद युग जो है उसमें सामाजिकता मिलेगी, छायावाद में निर्व्यक्तिकता मिलेगी, और ऐतिहासिकता गुप्त में मिलेगी, और स्वच्छंदता हमें कहाँ मिलेगी, रीतिमुक्त कविता जो है उसका मिलेगा। अब आते हैं एकांत संगीत। एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत। और एक चीज इसके अंदर लिखी हुई है, पहले 8वें क्वेश्चन पे आते हैं कि रीति परंपरा का विरोध, व्यथा प्रधान प्रेम, स्वच्छंद और उदात्त प्रेम, फारसी प्रभाव और व्यक्तिकता और मुक्तक काव्य रचना। ठीक है, इनके अलावा स्वच्छंदता के अलावा क्या क्या दिखता है? रीति परंपरा का विरोध दिखाई देता है, व्यथा प्रधान प्रेम दिखाई देता है, स्वच्छंद और उदात्त प्रेम दिखाई देता है, फारसी प्रभाव दिखाई देता है, व्यक्तिकता दिखाई देती है, और मुक्तक काव्य की रचना हमें किसमें दिखाई देती है? रीति उसके अंदर दिखाई देती है। उसके अलावा आते, और इसके अलावा जो रीतिमुक्त कविताएं हैं उनके कवि कवि कौन कौन से थे ये देख लीजिए। एक थे घनानंद, बोधा, द्विजदेव, आलम और ठाकुर। ठीक है, घनानंद, बोझा, द्विजदेव, आलम और ठाकुर ये थे। उसके बाद एकांत संगीत जो है वो किसकी रचना है? एकांत संगीत जो है वो 1939 में लिखी गई और हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, एकांत संगीत किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा 1939 के अंदर, 1947 के अंदर लिखी गई। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को व्यक्तिगत गीत का कवि कहा जाता है। व्यक्तिगत गीत का कवि माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये, जिनको नहीं पता है। ठीक है, और अन्य रचनाएं इनकी क्या? इनके अलावा सच्ची एक बात और बता देती हूँ, इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, हालावादी कवि भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचना कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, एकांत संगीत, आकुल अंतर, और उसके अलावा मतलब बहुत सारी रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, इस तरह से करके जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे ना, आधुनिक हिंदी साहित्य का पढ़े, तब हम हरिवंश राय बच्चन की सारी रचनाएं ऐसे टिप्स पे याद करवा दूंगी मैं आपको, और बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आगे दुखिनी बाला। दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? उनके लेखक है राधा कृष्ण दास। ठीक है, राधा कृष्ण दास है। और इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? अन्य नाटक है इनके पद्मावती। ठीक है, पद्मावती 1882 के अंदर लिखा गया ये, और उसके अलावा धर्माला, ये लिखा गया 1885 के अंदर, और उसके अलावा है महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के द्वारा लिखा गया, और इनके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया 1897 के अंदर। ठीक है, राधा कृष्ण दास के द्वारा। उसके अलावा श्रीनिवास दास के जो है वो है सप्ता संवरण। ये बोल देती हूँ, आप साथ के साथ थोड़ा सा पोज करके वो लिख लेना। सप्ता स्वर्ण, संयोगिता संयमवर और रणधीर प्रेम मोहिनी। किशोरीलाल जो गोस्वामी है उनके कौन कौन से हैं? मयंक मंजरी है और प्रणयनी प्रणय है। और प्रताप नारायण मिश्र के कौन कौन से है? कलिकौतुक रूप है, संगीत शकुंतल है, भारत दुर्दशा है, हठी हमीर है, गो संकट और कलि प्रभाव। भारत दुर्दशा, एक बात ध्यान रखना, भारत दुर्दशा जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का भी है और भारतेंदु का भी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी। मान लीजिए प्रताप नारायण ऑप्शन में अगर भारतेंदु नहीं है तो कंफ्यूज हो गए, नहीं, प्रताप नारायण मिश्र का भी भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक है, और दोनों नाटक है। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह है वो नहीं है मोहब्बत की राह। ठीक है, अभी अभी मैं इसको प्रेम 25 करने वाली थी, अभी जस्ट जो है वो याद आ गया। मोहब्बत की राहें जो है वो 1945 के अंदर लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो भी रचना आप याद कर रहे हो, या तो आपको उसका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, और नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका राइटर कौन है। अगर आप उसका राइटर जान रहे हो तो आप ऐसी चीज में नहीं अटकोगे कि प्रेमचंद का है या नहीं है, और एक मिलान वालों में नहीं अटकोगे। और अगर आपको प्रकाशन वर्ष पता है ना, तो आप क्रम वालों में नहीं अटकोगे, क्रम के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें नहीं अटकोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर रात रेणु का नहीं है?
तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है, उसके अलावा भैरव भैरव प्रसाद गुप्त के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं ये भी बता देती हूँ आपको। एक तो है फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता, और उसके अलावा महफिल, और उसके अलावा मंजिल, ठीक है। फरिश्ता जो है वो लिखा गया 1946 में, महफिल लिखा गया 58 में, और मंजिल जो है वो लिखा गया 51 में, ठीक है। और प्रेमचंद के कहानी संग्रह हमको पता ही है, एक तो है सप्त सरोज, उसके अलावा है प्रेम पचीसी, उसके अलावा है प्रेम द्वादशी, ठीक है। सप्त सरोज लिखा गया 1917 में, ये तीनों प्रेमचंद के, ये बात ध्यान रखिएगा। सप्त सरोज लिखा गया 1917 के अंदर, प्रेम द्वादशी लिखा गया 1921 माफ कीजिए 1926 के अंदर, और प्रेम पचीसी जो है वो लिखा गया 1923 के अंदर। इसके अलावा एक सोजे वतन था, वो 1905 में लिखा गया, सबसे पहला कहानी संग्रह वही माना जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन से कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु के नहीं है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है उसका ये है गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, गरीबी हटाओ है रविंद्र कालिया का, ठीक है। ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शुरू में नहीं दिखाई दिया, और अब जब वापस है ना ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, नहीं है या असंगत बताइए, ऐसे कंफ्यूज करके पूछते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, एक ही चूज करना है, वहाँ पे 3-3 ऑप्शन चूज करना है, तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को पेपर को टफ कहते हैं, ठीक है। तो रविंद्र कालिया के जो है वो, और ये हाँ गरीबी हटाओ जो है वो 1976 के अंदर लिखा गया कहानी संग्रह। ये फणीश्वर नाथ रेणु का, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, रग्निखोर, ये सारे किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। और उसके अलावा आदिम रात्रि की महक जो है वो लिखा गया 1967 के अंदर, अच्छे आदमी जो है वो लिखा गया 1986 के अंदर, ठीक है। और अग्निखोर जो है वो लिखा गया 1973 के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए मृणाल, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो त्यागपत्र की मिलेगी, त्यागपत्र, ठीक है। मृणाल जो है वो त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है, और त्यागपत्र लिखा किसके द्वारा गया है? जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखना, ठीक है, 1937 में जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया 1937 में। और इस उपन्यास का एक अन्य पात्र, एक तो जैसे मृणाल है, और एक इसके अलावा एक उपन्यास का एक प्रमुख पात्र और भी है, उसका नाम है प्रमोद, ठीक है। अब आगे देखिए मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उसके ऊपर आधारित उपन्यास है चित्रा मुदगल का आवा उपन्यास, चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया ये, ठीक है। चित्रा मुदगल के द्वारा आवा उपन्यास लिखा गया, लिखा कब गया? 1999 के अंदर ये लिखा गया। और मजदूर संगठन, मुंबई के कुछ मजदूर संगठन थे, उनके जीवन संघर्ष पर आधारित इस उपन्यास को माना जाता है, ठीक है। सम्रांगण जो उपन्यास है ना, वो है मेहरुनिसा का, मेहरुनिसा परवेज नाम की कवियत्री थी, उनका है, मेहरुनिसा परवेज का सम्रांगण है, ठीक है, 2002 में लिखा गया। और अनित्य उपन्यास जो है वो लिखा गया मृदुला गर्ग के द्वारा, मृदुला गर्ग के द्वारा, लिखा कब गया? ये लिखा गया 1980 के अंदर। और अंतर्वशी अगला उपन्यास, मैं क्या करूं, ये कैमरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये हो जाता तो आई स्वेयर मैं इसको वापस वो कर देती, पर ये हो नहीं रहा, मूव भी नहीं हो रहा है यहाँ से, देखिए मैं कितना ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अंतर्वशी है, अंतर्वंशी जो है वो लिखा गया उषा प्रियंवदा के द्वारा, उषा प्रियंवदा के द्वारा, उषा प्रियंवदा के द्वारा उपन्यास लिखा गया। और लिखा कब गया? ये लिखा गया 2000 के अंदर, 2000 के अंदर, ठीक है। आगे प्राची शंभू के चिट्ठा के रचनाकार कौन है? सबको पता है कौन, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। 1904 से 1900 क्या हो रहा है आज, 1904 से 1905 के बीच में शिव शंभू के चिट्ठे लिखे गए, किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखे गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है, भारतेंदु युग, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है, किसको?
बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। और इसके अलावा जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अखबार चुनार। कौन कौन सी है? अखबार चुनार इनकी रचना है। कोहिनूर इसकी इनकी प्रमुख रचना है, कोहिनूर। और उसके अलावा इनकी रचना है भारत मित्र। ठीक है, भारत मित्र इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। ठीक है, और एक बात और, किसी शंभू की चिट्ठी जो है वो किसको संबोधित करके लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं लॉर्ड करजंत को संबोधित करके लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। ठीक है, बाबू राधा कृष्ण दास जो है वो इनके काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रमुख जो है वो प्रथम सभापति माने जाते हैं। और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 के अंदर। उसके अलावा देखिए, हाँ, काशी नागरी प्रचारणी सभा के अंदर जो सबसे पहला प्रथम प्रकाशन माना जाता है, सबसे पहला प्रकाशन किसका निकला था? तो वो बाबू राधा कृष्ण दास का ही निकला था और नाम था उसका हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास। ठीक है, प्रथम प्रकाशन जो है वो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना को 1893 में हुई। बाबू राधा कृष्ण दास इसके प्रथम सभापति थे और प्रथम प्रकाशन इसका निकला था बाबू राधा कृष्ण दास का ही हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? बताइए आप। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम अंग्रेजी में नहीं प्रयोग होता है, पूर्ण विराम अंग्रेजी में नहीं प्रयोग होता, सिर्फ हिंदी में प्रयोग होता है। और ये अंग्रेजी से हमारा नहीं लिया गया है। ये लिया गया है, कोमा लिया गया है, हाइफन लिया गया है, क्वेश्चन मार्क लिया गया, लेकिन ये जो है ये नहीं लिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये है पार्श्विक ध्वनि। अब ध्यान से जब लय को बोलेंगे ना, लय, तो हमारी जो जीभ है ना वो यहाँ से पीछे से उठेगी, इसलिए इसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। लय जब हम बोलते हैं तो यहाँ तक का जोर लगता है, पार्श्विक पीछे तक का जोर लगता है। ठीक है, तो पार्श्विक ध्वनि है लय। ठीक है, ये देखिए पार्श्विक ध्वनि के उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्श करती है, वायु एक या दोनों पार्श्वों से निकलती है। हमारा जो है ना बीच में पेंडुलम होता है ना गले के अंदर, इसके एक पार्श्व भी होता है, एक पार्श्व भी होता है, तो दोनों पार्श्वों से निकलेगी लय। लय जब हम बोले दोनों पार्श्वों से हवा निकलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से निकले। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि शब्द अलंकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो शब्द अलंकार इसमें कौन सा नहीं? उपमा। उपमा है अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार है। शब्दालंकार के कौन कौन से भेद है? शब्दालंकार के अंदर आते हैं अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और विप्सा। और अर्थालंकार के अंदर आते हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, दीपक, भ्रांतिमान आदि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? तो अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की गई है अभिनव गुप्त के द्वारा, आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा की गई। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज और बता देते हैं, भट्ट नायक के द्वारा स्थापना किसकी की गई? भट्ट नायक के द्वारा स्थापना की गई भुक्तिवाद की, भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है, और शंकुक के द्वारा जो है वो की गई अनुमितिवाद की। हाँ, शंकुक के द्वारा की गई अनुमितिवाद। ठीक है, और भट्ट लोलट के द्वारा स्थापना की गई उत्पत्तिवाद। और उत्पत्तिवाद को ही जो है वो क्या कहते हैं, आरोपवाद भी कहा जाता है। ठीक है, और अभिनव गुप्त के द्वारा हमने देख लिया अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की गई। उसके बाद आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट, शावकाचार 933 में लिखा गया, किसके द्वारा? देवसेन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा गया शालिभद्र सूरी के द्वारा, शालिभद्र सूरी के द्वारा। ठीक है, कब लिखा गया? 1184 के अंदर। ठीक है, चंदनबाला रास लिखा गया आसगू कवि के द्वारा 1200 के अंदर, आसगू कवि के द्वारा। ठीक है, रेवंतगिरी रास लिखा गया विजय सेन सूरी के द्वारा, कब लिखा गया? 1200
31 के अंदर। ठीक है, शावकाचार 933, देवसेन भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, चंदनबाला रस 1200 कवि और रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला देखिए, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। इसके अंदर दिख रहा है ऑप्शन हमारा डी है वो सही है, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसके द्वारा लिखा गया? भामह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, काव्य अलंकार सार संग्रह जो है वो लिखा गया उद्भट के द्वारा। ठीक है, अलंकार सर्वस्व वो लिखा गया रूयक के द्वारा, और अलंकार कोषदूप जो है वो लिखा गया कर्णपुर के द्वारा, कवि कर्णपुर के द्वारा। लिखे कब गए? काव्य अलंकार भामह का लिखा गया 6ठी शताब्दी के अंदर। ठीक है, और काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा गया 9वीं शताब्दी के अंदर, और अलंकार सर्वस्व लिखा गया 12वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, और अलंकार कोषदूप जो है वो लिखा गया 16वीं शताब्दी के अंदर। आगे देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों के सही अनुक्रम क्या है? तो पाश्चात्य आलोचकों के सही अनुक्रम में सबसे पहले आएंगे जॉन ड्राइडन, फिर आएंगे कोलरिज, फिर आएंगे मैथ्यू नोल, फिर आएंगे क्रोचे। तो सबसे पहले जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का जन्म हुआ 1631 में, कोलरिज का जन्म हुआ 1772 में, मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म हुआ 1822 में। ठीक है, और क्रोचे का जन्म हुआ 1866 के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है उसे अंदर आ जाएगा ऑप्शन ए सही, क्योंकि घराऊ घटना जो है, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित और अंगूठी का नगीना। तो घराऊ घटना जो है वो लिखी गई भुवनेश्वर मिश्र के द्वारा। भुवनेश्वर मिश्र के द्वारा लिखी कब गई? 1894 के अंदर। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी लिखी गई लज्जाराम मेहता के द्वारा। ठीक है, लज्जाराम मेहता के द्वारा लिखी कब गई? 1899 के अंदर। अद्भुत प्रायश्चित जो है वो लिखी गई ब्रजनंदन सहाय के द्वारा। ब्रजनंदन सहाय के द्वारा लिखी कब गई? 1906 में। और अंगूठी का नगीना जो है वो लिखी गई किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी कब गई? 1918 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाता है सही। उसके बाद आता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने ए, अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्धैया और शिकंजे का दर्द। ठीक है, अपने अपने पिंजरे जो है वो 1995 में लिखे गए, 2 भाग थे इसके। 1995 में फर्स्ट लिखा गया और 2000 के अंदर इसका दूसरा भाग लिखा गया। ठीक है, झूठन जो है वो लिखा गया 1997 के अंदर। मुर्धैया जो है वो लिखा गया 2010 के अंदर, और शिकंजे का दर्द जो है वो लिखा गया 2011 के अंदर। ठीक है, अपने अपने पिंजरे जो है वो लिखा गया था मोहनदास नैमिषराय के द्वारा। मोहनदास नैमिषराय के द्वारा। ठीक है, झूठन जो है वो लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। नहीं सॉरी, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए, झूठन जो है वो लिखा गया था जयप्रकाश करदम, सॉरी माफ कीजिए, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुर्धैया तुलसीराम जी के द्वारा लिखा गया था। मैं उस नाम में कंफ्यूज हो गई थी कि मुर्धैया ओम प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया और झूठन तुलसीराम के द्वारा। तो मुर्धैया जो है वो तुलसीराम के द्वारा और झूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ही लिखा गया। उसके बाद आता है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द किसके द्वारा लिखा गया? सुशीला तोकबोरे के द्वारा। ठीक है, हाँ बता देती हूँ, अपने अपने पिंजरे 1995 में लिखा गया, दूसरा भाग 2010 में था। लिखा किसके द्वारा गया? मोहनदास नैमिषराय के द्वारा। झूठन लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। मुर्धैया लिखा गया तुलसीराम के द्वारा, डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा। शिकंजे का दर्द लिखा गया सुशीला तोकबोरे के द्वारा। झूठन 1947 और मुर्धैया 2010 और शिकंजे का दर्द 2011। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम माना जाता है, सबसे पहला आता है मेलांचल, फिर आता है प्रति परिकथा, फिर आता है दीर्घ तपा, फिर आता है जुलूस। ठीक है, मेलांचल उपन्यास जो है उसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1954। प्रति परिकथा का उपन्यास माना जाता है 1957। दीर्घ तपा का माना जाता है 1963 और जुलूस का माना जाता है 1965। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम माना जाता है फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे और दो बांके। ठीक है, फांसी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? ज्ञानेंद्र के द्वारा लिखा गया 1929 में।
बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। लिखा कब गया? 1932 के अंदर। सतवीं के बच्चे राहुल साकरिनताइन के द्वारा लिखा गया, बहुत फेमस मानी जाती है, राहुल साकरिनताइन के द्वारा लिखा गया। लिखी कब गई? 1935 में। और दो बच्चे जो है वो माना जाता है भगवती चरण वर्मा का 1937 के अंदर, ठीक है, भगवती चरण वर्मा 1937। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले आते हैं सियाराम शरण गुप्त, फिर सोहनलाल द्विवेदी, फिर श्याम नारायण पांडे और फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले सियाराम शरण गुप्त का जन्म हुआ 1895 के अंदर, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म हुआ 1906 के अंदर, और श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ 1907 के अंदर, और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 1908। एक बार इस क्वेश्चन की वजह से मेरा जो है वो नेट रुक गया था, सिर्फ एक नंबर से, 2 नंबर से, एक क्वेश्चन से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म था 1908 और मैं गलती से 1889 कराई थी, पता नहीं कैसे किस कंफ्यूजन के अंदर कराई थी, 1889 कराई थी, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था और नेट नहीं हो पाया था अटेम्प्ट के अंदर मेरा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित डायरियों का सही कालक्रम जो है वो क्या है? तो इसका है सबसे पहले दैनंदिनी, नाम से ही जान जाइए आप, दैनंदिनी जो है ना, ये नाम जो है दैनंदिनी, मैं एक बार डायरी की बात नहीं कर रही, नाम की बात करूँ, जो शब्द है ना दैनंदिनी सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पहले डायरियों को दैनंदिनी कहा जाता है। दैनंदिनी मतलब दैनिक दिनी, यानी कि दैनिक जो है उसके बारे में लिखा गया विवरण, ठीक है। तो दैनंदिनी, उसके बाद देखिए डायरी के कुछ पन्ने, उसके बाद मेरी कॉलेज डायरी और उसके बाद प्रवास की डायरी। तो दैनंदिनी जो है वो लिखी गई राधाचरण गोस्वामी के द्वारा, राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। डायरी के कुछ पन्ने लिखी गई घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा, घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। सबसे पहले राधाचरण गोस्वामी जो है वो 1885 के अंदर लिखी गई, ठीक है। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास के द्वारा 1940 में लिखी गई। मेरी कॉलेज डायरी जो है वो लिखी गई धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा 1958 में। और प्रवास की डायरी जो है वो लिखी गई 1971 के अंदर, किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, 1971, ठीक है। आते हैं अगली स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसके अंदर आप नाम से समझ जाइए, सबसे पहले आएगी हमारी हरिश्चंद्र मैगजीन, जो किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई। कब निकाली गई? 1873 में, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1873 में बनारस में निकाली गई, किसके द्वारा? भारतेंदु के द्वारा, ठीक है। आनंद कादम्बनी भी आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी के द्वारा निकाली गई, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी के द्वारा। कब? 1881 के अंदर। नागरिक प्रचारणी सभा का भी हमने जिक्र किया ही, 1897 के अंदर ये निकाली गई। किसके द्वारा निकाली गई? काशी से प्रकाशित होती थी, नाम इसके अंदर ना तो मेंशन है किताब के अंदर, और सच में बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। और ये सरस्वती का तो सबको पता होगा, 1900 के द्वारा निकाली गई, श्याम सुंदर दास के द्वारा, ठीक है। निकाली कब गई? 1900 के अंदर, और सबसे पहले ये काशी में प्रकाशित हुई, उसके बाद फिर इलाहाबाद में प्रकाशित होने लगी थी, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जय मयंक जस चंद्रिका जो है, गिव मी सेकंड, पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई के द्वारा। एक बात बता देती हूँ, जितने भी मतलब मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिर्फ 1 या 2 मिलान से ही ठीक हो जाते हैं, एक ही मिलान से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा है, शावकाचार्य जो है वो देवसेन के द्वारा, यहीं से आ गया, सी का 1 और बी का 4, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, शावकाचार्य देवसेन के द्वारा, जयमयंक जस चंद्रिका जो है वो लिखी गई मधुकर कवि के द्वारा, और नेमिनाथ राष्ट्र जो है वो लिखा गया सुमति गण के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है तो हाँ, जयमयंक जस चंद्रिका जो है वो लिखी गई 12वीं सदी के अंदर, पृथ्वीराज रासो जो है वो भी लिखी गई 12वीं सदी के अंदर, शावकाचार्य का भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 933 के द्वारा लिखी गई देवसेन के द्वारा, और रही बात आगे नेमिनाथ रास की, तो ये लिखी गई 1233 के द्वारा। और उसके अलावा पुष्पदंत की रचना हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, लेकिन पुष्पदंत की रचना जो है वो क्या है? जसर चरियु, ठीक है, इसको कहा किया जाता है यशधर चरित्र, ठीक है। आगे करते हैं
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आती है रसमंजरी। रसमंजरी किसके द्वारा लिखी गई? रसमंजरी लिखी गई नंददास जी के द्वारा। ठीक है, सी का 4 एक में ही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 1। साहित्य लहरी जो है वो लिखी गई सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, और प्रेम वाटिका जो है वो लिखी गई रसखान जी के द्वारा। और भक्त नामावली किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश माफ कीजिए ध्रुवदास के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और है इसके अंदर, तो हाँ देखिए, जैसे इसके अंदर साहित्य लहरी सूरदास का जो है वो इसके अंदर दृष्टिकूट पद है। ठीक है, दृष्टिकूट पद है। रही बात प्रेम वाटिका की, तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की अंतिम कृति मानी जाती है, और इसके अंदर कितने हैं? 53 दोहे। रसखान की अंतिम कृति और 53 दोहे। रसमंजरी जो है वो नायक नायिका भेद से संबंधित है, नायिका भेद संबंधित। ठीक है, नायिका भेद संबंधित। और रही बात भक्त नामावली, तो इसके अंदर 124 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। 124 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, उसके अंदर है निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आता है इसके अंदर ठाकुर ठसक, जो लिखा गया है ठाकुर के द्वारा, तो सी का आ जाता है 4, एक ही ऑप्शन में है। उसके मुश्किल मिलान वालों में जब होती है, जब दो जो है वो कई बार दे दिए जाते हैं। ठीक है, और ठाकुर के द्वारा लिखी गई ठाकुर ठसक, और हमारे घनानंद के द्वारा लिखी गई सुजान हित प्रबंध, और आलम के द्वारा लिखी गई, माफ कीजिए, आलम के द्वारा लिखी गई श्रृंगार लतिका सौरभ। और गिव मी सेकंड गाइस, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मुझे इसको थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो गई थी मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर सबसे पहले हम आते हैं आलम के द्वारा। मैं ये सोच रही थी कि ये मैं गलत क्यों कर रही हूँ, तो आलम के द्वारा आता है माधवानल कामन कला, ठाकुर ठसक का आता है ठाकुर ठसक, तो ए का तो आता है 3। ठीक है, घनानंद का आता है सुजान हित प्रबंध, क्योंकि सुजान जो है ना इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट घनानंद नहीं लिखे हैं, मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, आलम का जो आता है वो क्या आता है? माधवानल कामन कला, कामकंदला, माफ कीजिए, और ठाकुर का आता है ठाकुर ठसक, और द्विजदेव जो है उनका आता है श्रृंगार लतिका सौरभ। ठीक है, और इश्कनामा जो है वो किसका है? बोधा कवि का। अगले स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड ओपन। हाँ, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो रचनाकारों को उनके साथ करना है। तो एक पतंग अनंत में जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना, एक का एक। ठीक है, यहाँ से देखो जो है वो केदारनाथ सिंह की रचना है, और बात बोले की जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और आत्मजयी जो है वो है कुंवर नारायण की रचना। ठीक है, एक पतंग अनंत में जो है वो 1984 के अंदर प्रकाशित हुई अशोक वाजपेयी के द्वारा। यहाँ से देखो जो है वो 1983 में प्रकाशित हुई, और लिखा है किसकी? केदारनाथ सिंह की है। उसके बाद बात बोलेगी 1981 के अंदर प्रकाशित हुई, किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। और आत्मजयी जो है वो 1965 के अंदर प्रकाशित हुई, किसके द्वारा? कुंवर नारायण जी के द्वारा। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, और निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित के अंदर सबसे पहले आते हैं सूखी डाली। सूखी डाली जो है वो उपेंद्रनाथ अश के द्वारा लिखी गई, और इसके अंदर ऑप्शन A3 एक ही है। हाँ, और कारवां जो है वो लिखी गई भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के द्वारा। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा के द्वारा। और एक घूंट जो है वो ओनली जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सूखी डाली उपेंद्रनाथ अशक के द्वारा, ये क्या है? एकांकी। ठीक है, कारवां जो है वो भी एकांकी है, लेकिन एकांकी संग्रह है, एकांकी लेकिन एकांकी संग्रह है कारवां। इसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, और एक घूंट जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई, ये सामाजिक एकांकी, माफ कीजिए कहानी संग्रह नहीं है, ये एकांकी संग्रह। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चंद्रमाटी की मूर्ति जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, सी का 1, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद मेरी आत्मा कहानी श्याम सुंदर दास के द्वारा। हरिश्चंद्र जो है वो लिखी गई शिवनंदन साई के द्वारा। और समृद्धि की रेखाएं जो है वो लिखी गई महादेवी
माफ कीजिए, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं फिर से, हाँ, महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो मेरी आत्मकहानी जो है वो लिखी गई 1941 में। लिखी किसके द्वारा गई, किसके द्वारा लिखी गई? श्याम सुंदर दास के द्वारा 1941 के अंदर। ठीक है, समृद्धि की रेखाएं जो हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई 1947, माफ कीजिए 1947 में लिखी गई महादेवी वर्मा के द्वारा। माटी की मूर्ति जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई 1946 में। और रविश चंद्र जो है वो 1905 के अंदर लिखी गई, किसके द्वारा? शिवनंदन साई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ये आता है कि एक पत्नी के नोट्स, तो एक पत्नी के नोट्स जो हैं, एक सेकेंड, हाँ, एक पत्नी के नोट्स जो है वो ममता कालिया के द्वारा लिखी गई, ममता कालिया के द्वारा एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, उसके बाद जिंदा मुहावरे, ये लिखी गई नासिरा शर्मा के द्वारा। ए का 4, बी का 5, ए का सॉरी, ए का 4, ये शायद एनटीए के द्वारा है ना, ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स है ना, हाँ, एक पत्नी के नोट्स, एक का 3, ठीक है, सही है, सही, हाँ। उसके अलावा बी का 5 नासिरा शर्मा जिंदे मुहावरे, ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स, माफ कीजिए चित्रा मुदगल जो है उनके द्वारा लिखी गई एक जमीन अपनी, और अलका सरावगी लिखी गई, उनके द्वारा लिखी गई शेष कादम्बरी। ठीक है, एक पत्नी के नोट्स जो है वो लिखा गया कब? 1997 के अंदर। जिंदा मुहावरे 1993 के अंदर, एक जमीन अपनी 1990 के अंदर, और शेष कादम्बरी लिखी गई 2001 के अंदर अलका सरावगी के द्वारा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ जो है वो मिलाइए, तो इसके अंदर आती है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य नाम जहां दिखे बिल्कुल बिना सोचे समझे शिवेंद्र लगा दिएगा। ठीक है, औचित्य जहां पर दिखाई दे, जिस प्रकार से वक्रोक्ति सिद्धांत सुनते ही जब कुंतक का नाम याद आता है ना, तो औचित्य विचार चर्चा का नाम, औचित्य नाम सुनते ही आप शिवेंद्र लगा दीजिए। ठीक है, धन्यलोक जो है वो आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया। और रही बात हमारे श्रृंगार प्रकाश की, श्रृंगार प्रकाश हमारे द्वारा लिखा गया भोजराज जी के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा हो जाता है एक। ठीक है, उचित विचार शिवेंद्र के द्वारा, धन्यलोक जो है वो आनंद वर्धन के द्वारा, श्रृंगार प्रकाश भोजराज के द्वारा, और काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर के द्वारा। ठीक है, उचित विचार चर्चा जो है वो लिखा गया 11वीं सदी के अंदर, धन्यलोक जो है वो लिखा गया 9वीं सदी के अंदर, श्रृंगार प्रकाश जो है वो 11वीं सदी के अंदर लिखा गया, और काव्य मीमांसा जो है वो 10वीं सदी के अंदर लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है वो शिवदान सिंह चौहान के। ठीक है, यहीं से देख लीजिए, ए का 4, ऑप्शन नंबर 3 2 में आ गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर, लेकिन उसके बाद भी 3 होगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शब्द और मनुष्य जो है वो परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। बी का 5, अज्ञे वागर्थ और वैभव ये द्वारा लिखी गई रमेश चंद्र शाह के द्वारा, और लोकवादी तुलसीदास जो है वो लिखी गई विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष लिखी कब गई? 1954 के अंदर। शब्द और मनुष्य जो है वो लिखे गए 1988 के अंदर। अज्ञे और वागार्थ वो लिखे गए 1995 के अंदर, और लोकवादी तुलसीदास जो है वो लिखे गए 1974 के अंदर। सॉरी, ठीक है, उसके बाद देखिए नाटककार को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है हमें, तो इसके अंदर जो रक्षाबंधन है वो लिखा गया है हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा, रक्षाबंधन। ठीक है, और सन्यासी शायद लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, हाँ, और लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी। ये देखिए कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना, ए का भी 4 दे रखा है, सी का 2 दे रखा है। अब करो भाई तुम, डी का 3 दे दिया, डी का 3 दोनों में दे रखा है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक। अब तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा है, कर्तव्य किसका, गोविंद वल्लभ पंत का है या अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत है। तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो है उसका जो है वो अशोक माना जाता है, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन माना जाता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का अंगूर की बेटी माना जाता है, और गोविंद वल्लभ पंत जो है उसका माना जाता है अंगूर की बेटी। ठीक है, हाँ, रक्षाबंधन जो है वो लिखा गया 1934 के अंदर, अंगूर की बेटी 1937 के अंदर, सन्यासी 1930 के अंदर, और अशोक जो है वो लिखा गया 1935 के अंदर। ठीक है, आगे जो है ना ये कोड वाले क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से इनको करना मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती, क्योंकि कोड वाले क्वेश्चन आने अभी बहुत बंद हो गए हैं। कोड वाले क्वेश्चन आते हैं, बीसीए चूज करो, सीए चूज करो आते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना, ये जो तर्क और स्थापना वाले क्वेश्चन है ये आने बहुत ज्यादा कम हो गए हैं।
और इन क्वेश्चंस को करने का फायदा नहीं, क्योंकि इनके आंसर जो है ना वो यहाँ भी बहुत डिटेलली दिए हुए हैं, और इन चीजों को हम करेंगे ना तो ये बहुत समझा समझा के करने वाली चीजें हैं। ठीक है, और अब इनकी जगह पे हमको क्या देने लगे हैं, अब इसकी जगह पे हमको देने लगे हैं वो क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ जो है वो एक ऐसी ओनली ऐसे 10 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जो हम बहुत आराम से कर लेते हैं पैराग्राफ में, तो इनको करने की ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस हमको है नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे होती है समाप्त। कल या फिर परसों देखती हूँ मैं, उस हिसाब से ही हम अगला जो है वो 2015 की दूसरी शिफ्ट का तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो हम लेकर आएंगे जून का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। और अगर कोई आपको फीडबैक देना हो या कोई भी ऐसी चीज जो आप मुझे बताना चाहें, पर्सनली बताना चाहें, कैसे भी बताना चाहें, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन भी हो सकते हैं, जिससे आपको वीडियो की अपडेट जो है वो साथ के साथ मिलती रहे। ठीक है, इफ यू हैव एनी feedback about the class, my mistakes, suggestions and any confusion, please let me know in the comment section. ठीक है, ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट। सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार भरे सपने देखिए, और जब भी आपका मन करे तब भी क्लासेस को रिपीटेडली देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और जल्दी से जल्दी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी की तरफ जाइए। ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी, सब अपना ध्यान रखिए, बाय।